वफा है जात औरत की। किस्त नंबर 15 आखिरी किस्त। मास्टर सलीम ने डॉक्टर को बुलाने में देर नहीं लगाई थी। डॉक्टर आया और मेडिसिन देकर चला गया। मगरिब की अजान में चंद मिनट रहते होंगे जब मास्टर सलीम ने अपने घर के दरवाजे पर किसी गाड़ी को रुकते महसूस किया। वो इस वक्त सह में बैठा अखबार बीनी में मसरूफ था। शायद शहीर वापस आ गया है। इसके दिमाग में सोच लहराई, मगर फिर से याद आया कि शहीर तो अपने बेडरूम में बीमार पड़ा है। इसे ज्यादा दिमाग सोजी न करना पड़ी कि बैरूनी दरवाजा खोलकर एक निकाब पोश खातून घर में दाखिल हुई, और जब इसने निकाब उल्टा तो वो हैरानी और सरशारी के मिले जले जज्बात के तहत उठ खड़ा हुआ। इसकी बूढ़ी आंखों ने बेटी जैसी बहू को पहचानने में कोई कोताही नहीं की थी। मानो ने कंबल में लिपटा हुआ बच्चा भी उठाया हुआ था। अरे शहीर की माँ! वो खुशी से चीखा, ओ देखो तो कौन आया है। वो किचन में थी, बौखला कर बाहर निकली कि अपने शौहर को इतना खुश इसने पहले कभी नहीं देखा था। मानो को देखकर वो खुशी से बेकाबू होकर आगे बढ़ी और मेरी प्यारी बेटी कहकर इसे अपने साथ लिपटा लिया। मिलने मिलाने का सिलसिला खत्म होते ही खदीजा खातून ने बच्चा इसके हाथों से ले लिया। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी है, क्या नाम रखा है मेरी पोती का? मानूर, मानो धीमे लहजे में बोली और फिर पूछने लगी, इसके अबू कहाँ हैं? माँ जी अपने कमरे में है बेटी, सख्त बुखार हुआ है। क्या हुआ? जोहर के वक्त तक तो ठीक ठाक थे। मानो घबरा गई थी। तुम्हें कहाँ मिले थे जोहर के वक्त? खदीजा ने शोखी से पूछा। उम्मी जान, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ ना। आज स्कूल से वापसी पर अपनी साथी टीचर्स के हमरा उनकी गाड़ी में बैठ गई थी। ओ, इसीलिए आज वक्त से पहले वापस आकर बिस्तर में घुस गया है और शायद इसी वजह से बुखार भी हो गया है। उम्मी जान, मैं उनसे मिल लूं? मानो हया आलूद लहजे में मुस्तफसिर हुई। ओ बेटी, तुम्हारा इससे मिलना मुझे खुशी से सरशार कर देता है, और कौन खुश नहीं होना चाहता। मास्टर सलीम ने ममनूनियत से कहा। बेटी तो ने हमारी खुशियां लुटा दी हैं। मेरी दो भुई और भी हैं, मगर तो बहू नहीं बेटी लगती है। सदा खुश रहू बेटी। ओ मानो एतमाद से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। शहीर अजीब सी बेकुली और बेचैनी महसूस कर रहा था। फिर इसे महसूस हुआ कोई कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ है। इसने सोचा शायद वालिदैन में से कोई है। कंबल के कोने से एक हाथ रेंग कर अंदर आया और उसकी पेशानी पर जिम गया। इसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। एक जाना पहचाना लम्स, एक मानूस सी खुशबू। शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, वो खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। अचानक कंबल इसके चेहरे से हटा और लब्न अहमरें का हलावत भरा लम्स इसे अपने माथे पर महसूस हुआ। किसी के कुर्ब की आगही ने इसके उन अंदेशों को झुठला दिया था कि वो ख्वाब देख रहा है। इसने डरते डरते आंखें खोली। मानो का सभी रोशन और पुरौनक चेहरा इसकी प्यासी निगाहों को शरबत दीदार बख्श रहा था। मानो इसने अजीब सी कैफियत के जेर असर होले से पुकारा। देखने के बावजूद दिल यकीन करने पर तैयार नहीं था। ओटपिटन गुफ्तगू जारी रहती, मगर मानो को इसके होंठ बंद करने का तरीका आता था। शहीर के बाजुओ नुनगुना ने मानो के जिस्म के गिर्द हल्का बनाया और वो रो दिया। वो खुशी के आंसू थे, अपने गुनाहों का एतराफ था, किसी शिकवे का इजहार। इसे कुछ पता नहीं था। नहीं मेरी जान, नहीं, मैं आ गई हूँ तुम्हारी। मानो तुम्हारी बली, तुम्हारी गुड़िया, तुम्हारी नन्ही प्री। अब का है का गम, अब किस बात का रोना? इतनी देर भी ताव ने खुद कराई है। एक हल्की से आवाज तो देते, तुम्हारी कनीज चश्म बरा थी, भाग कर तुम्हारी पास आ जाती। उकिस मुन से आवाज देता, कुन अल्फाज से पुकारता, मेरा गुनाह मुआफ करने के काबिल तो नहीं था। मैंने तो सारे वादे सारी कस्में तोड़ दी थी। मेरी चाहत वफा मोहब्बत के सारे दावे तो रेत की दीवार साबित हुए थे। फिर मैं कैसे हौसला करता जिसे एक बार धोखा दिया हो? वो कैसे मुझ पर एतबार करती? नहीं मानो नहीं, मैंने बहुत जुल्म किया था, बहुत बड़ी ज्यादती का मुर्तकिब हुआ था। एक जुर्म अजीम मुझे सरजद हुआ था। तो ने कुछ भी नहीं किया, समझे ना? मानो ने आंखें निकाली। वो शहीर की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ थी और जानती थी कि इसे किस तरह नॉर्मल किया जा सकता है। अब अगर कोई डायलॉग बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर उससे पहले कि शहीर कोई जवाब देता, दरवाजे पर दस्तक हुई और खदीजा खातून की आवाज आई, मानो बेटी, गुड़िया को संभालो, मैं शाम की नमाज पढ़ लूं। आई उम्मी जान। वो शहीर से अलहदा होकर दरवाजे की समत बढ़ गई। वो बच्ची को लेकर लौटी तो शहीर तकिए से टेक लगाकर बैठ गया था। उसका बुखार जाने कहाँ गायब हो गया था। तो ये माँ नूर साहिबा है। मानो के करीब आते ही वो मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता चला? मानो बच्ची को इसकी गोद में लिटाकर उसके साथ लगकर बैठ गई थी।
खुद तो कहती थूं कि बच्ची हुई तो मानूर नाम रखूंगी और बेटा हुआ तो अवैस। बच्ची शहीर के लम्स से सहम कर रोने लगी थी। अरे गुड़िया, ये वही गंदा पापा तो है कि जिसकी बातें तुम्हें सारी रात बताती थी। मानो ने ये सब नॉर्मल अंदाज में बच्ची से लाड करते हुए कहा, मगर वो जैसे किट कर रह गया था। उनकी वो रात गुजरे 1.5 साल का अहवाल सुनाते गुजरी। इस वफाशियार लड़की ने इसे यूं मुआफ कर दिया था गोया इसकी कोई गलती ही ना थी, ना कोई ताना, ना तंजो तशनी, ना गल्ला शको और ना कोई हल्की फुल्की बास परसी। इस दिन घर जाकर इसने वालिद साहिब को सिर्फ इतना बताया था कि इसका शौहर से झगड़ा हो गया है और वो अपने घर आ गई है। इसका वालिद गुस्से तो बहुत हुआ, मगर फिर मानो के समझाने बुझाने पर खामोश रहा था। बच्ची की पैदाइश के वक्त वो एक बार फिर आग बगूला हुआ था और उसने शहीर से बास पर्स का इंदिया दिया, मगर फिर मानो की इस धमकी पर कि अगर उन्होंने शहीर से बात की तो वो घर से भाग जाएगी ने उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। बच्ची की पैदाइश के बाद मानो को वालिद की वसातत से बतौर टीचर एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई थी। स्कूल ज्वाइन की इसे दूसरा माह था कि आज शहीर को टैक्सी ड्राइवर के रूप में देखकर इसे सख्त धचका लगा और फिर शकील भाई से फोन पर इस्तफसार करने पर इसे शहीर के सारे हालात मालूम हुए थे और उसके बाद इसने वापसी में देर नहीं लगा थी। मानो तुम अब भी मुझे पहले की तरह चाहती हो? नहीं, इसने नफी में सर हिलाया। वो पहले से थोड़ा ज्यादा। क्यों? क्योंकि जुदाई ने मुझे बता दिया कि तुम मेरे लिए कितने जरूरी और अहम हो। पता है मैं कितना मुफलिस और कलाश हो गया हूँ। अच्छा है ना? वो इसके चेहरे को अपने नन्हे हाथों के प्याले में भरती हुई बोली। दौलत और शोहरत देखकर खामखा बाजारी औरतें मेरे शहजादे को लुभाने आ जाती थीं। शहीर को इस कम उम्र लड़की की जहानत पर हैरानी हुई कि इसकी बेरारवी को किस तरह गैर औरतों के खाते में डाल रही है, और उसकी वजह उसके अलावा कुछ नहीं थी कि वो शहीर के दिमाग में जागुजी एहसास जुर्म के बोझ को खत्म करना चाहती थी। बात को मजाक में मत टालो, हकीकत है। अच्छा नहीं टालती। तुम ये बुतो कोई स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन किया? सच बुतो नुनगुना, तो क्या मुझसे झूठ बोलोगे? मैं ज़हनी तौर पर इस काबिल ही नहीं था कि दर्स और तदरीस जैसा मुकद्दस पेशा इख्तियार कर सकता। इसके साथ प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह भी तो बहुत कम थी। खैर, अब मैं तुम्हें ड्राइवरी तो नहीं करने दूंगी, तो फिर क्या करूं? रोड पर मजदूरी तो मुझसे भी नहीं हो सकती। शहरी देखो ना नुनगुना, इतना बड़ा घर है, एक पोर्शन में ट्यूशन सेंटर खोल लेते हैं। बच्चों को तुम पढ़ाना, बच्चियों को मैं संभाल लिया करूंगी। अबू जान का भी यही मंशा था, मगर छोड़ो, मैं आ गई हूं ना तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने। ओ पता है, मैं सुबह नाश्ता करता हूं और फिर शाम का खाना खाता हूं। आज मोहतरमा की आमद की बरकत से अब तक भूखा बैठा हूं। मैंने तो नहीं कहा अपनी कम उम्र बीवी के ट्यूशन सेंटर उनकी तवक्कुआत से भी ज्यादा कामयाब रहा था। एक माह के अंदर अंदर उन्हें इतने शागिर्द मिल गए थे कि उन्हें मजीद दाखिला बंद करना पड़ा। मानो की आमद ने शहीर का चढ़चढ़ा पे मायूसी, बेदिली और तुश रवैये को भाप की तरह उड़ा दिया था। और फिर इन्हीं दिनों सरकारी स्कूल से इसका कॉल लीटर भी आ गया। इसे नौकरी पर बहाल कर दिया गया था। इस जिम्मे शकील की कोशिश काबिल कदर थी। शहीर के मुकद्दर का सूरज एक बार फिर बादलों की ओट से निकलकर जगमगाने लगा था। एक दिन वो इशा की नमाज पढ़कर लूटा तो देखा बेड के साथ नई राइटिंग टेबल और लिखाई का सामान पड़ा था। साथ ही टेबल पर चाय का भरा थर्मास भी रखा था। ये क्यों? वो हैरानी से मुस्तफसिर हुआ। बहुत आराम कर लिया जनाब। ओ मानो इत्मीनान से बोली, अब अपना काम शुरू करो। ओ मानो यकीन मानो अब नहीं लिखा चोलियों के सीट में से देखा करती थी, है ना? शहीर ने हंस कर कहा, तो तुम्हें पता चल गया था? मानो के चेहरे पर हया आलूद सुर्खी फैल गई। तुम्हें अरी जाने के बाद पता चला था? अगर इस वक्त पता चल जाता तो तुम्हें गोद में उठाकर अंदर ना ले आता। वो शहीर वारफ्तगी से बोला, और वो पर्दा मैंने अब तक संभाला हुआ है। अच्छा, वो वक्त अब गुजर गया है। अभी जो कहा है वो करो। वो मानो पुराने वक्त को याद करने से कतरा गई थी कि दुखों कर यदने से कर भी मिलता है। जो हुक्म सरकार। शहीर ने कागज सामने रखकर कलम संभाला और कलम की निब कागज पर रखकर मानो की तरफ देखने लगा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। मैंने कहा लिखने का पोज बनो, तुम मेरी तरफ देखकर खीखी कर रहे हो। वो बिगड़ गई और शहीर जल्दी सी सर झुकाकर कागज को देखने लगा और इसे पता ही ना चला कि कब इसके कलम में हर्फ उगलना अंबार देखकर वो खुशी से चलाया। मानो जाने लिख सकता हूँ। हाँ मुझे पता है, अब सो जाओ, नींद आ रही है, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। और शहीर ने सर हिलाते हुए कलम रख दिया। साल भर के अंदर उसके 3 नावल और एक मजमुआ कलाम शाये हो गया था। घर के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। मानो से इसकी मोहब्बत एक किस्म की अकीदत में ढल गई थी।
اس نے ایک بار بھی اسے متون کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ شہیر کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسے پہلے سے بھی بڑھ کر چاہنے لگی ہے۔ اتوار کی صبح وہ دیر سے ناشتہ کرتا کا عمومائے نماز پڑھ کر وہ دوبارہ سو جاتا تھا۔ اس دن اتوار ہی تھا جب ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے مانو بولی، آج اخبار میں تمہاری بارے بھی خبر آئی ہے، میرے بارے، شاید پاکستان کی کل آبادی بتائی گئی ہوگی اور اس طرح میں بھی 18 کروڑ عوام میں شامل ہوں۔ سنڈے میگزین نے ادکارہ ایمان علی کے بارے ایک فیچر چھپا ہے۔ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے۔ ایمان کے ذکر پر مانو کے لہجے میں چھلکتی نفرت اس سے اوجھل نہیں تھی۔ کیا بکواس لکھی ہے انہوں نے۔ شہیر کے ذہن میں آفندی کی باتیں تازہ ہو گئی تھیں کہ اداکارائیں سستی شہرت کے لیے کس طرح کسی دوسرے کی ذات کو استعمال کرتی ہے۔ مانو مسکرائی، نہیں بات تو خیر انہوں نے بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ ایمان صاحبہ کی مسلسل تیسری فلم باکس آفس پر فلاپ جا رہی ہے۔ پہلی فلم کے بعد وہ کسی جاندار کریکٹر میں نمودار نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ پہلی فلم کے مکالمے بہت جاندار تھے، کہانی بھی عام ڈگر سے ہٹ کر تھی، اور ایسی کہانیاں لکھنا شہیر صدیقی صاحب جیسے لکھاری ہی کا خاصہ ہے۔ اب کے ایک دم منظر عام سے غائب ہونے پر بھی مضمون نگار نے حیرانی کا اظہار کیا ہے۔ آخر میں اس نے ایمان علی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنا کیریئر بچانا چاہتی ہے تو اسے کسی ایسی فلم میں کام کرنا چاہیے کہ نہ صرف جس کی کہانی اچھی اور اچھوتی ہو بلکہ مکالمے بھی جاندار ہوں، ورنہ دوسری صورت میں اس پر فلاپ ہیرو کا ٹیپا لگنے کا بات کہوں۔ مانو کے سنجیدہ لہجے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا اور بولا، کبھی منع کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے ایک بار پھر تمہیں فلمی دنیا سے بلاوا آنے والا ہے۔ مانو کے لہجے میں پنہا اندیشے اسے حیران کر گئے تھے۔ تو اس نے مانو کا اندیا لینا چاہا تو یہ کہ نہ تو مجھے کوٹھی بنگلے کی خواہش ہے اور نہ قیمتی گاڑی کی تمنا، روکھی سوکھی کھا لوں گی، پھٹا پرانا پہن لوں گی، لیکن نہ تو تمہیں باندھ سکتی ہوں اور نہ تمہاری بن رہ سکتی ہوں۔ شہیر کو مانو کے پہلے والے اندیشے یاد آ گئے جب وہ اس کے فلمی دیا میں جانے پر بالکل نہ خوش تھی، مگر وہ ایک اچھے مستقبل کے لیے وہاں بھاگ گیا تھا اور وہاں اسے سوائے شرمندگی، ذلت اور افلاس کے کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ حلال رزق میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے اور اب وہ حلال رزق کمانا چاہتا تھا۔ ناشتے کی ٹرے ایک جانب لڑکا کر وہ اٹھا اور مانو کے کندھوں سے تھامتے ہوئے وارفتگی سے بولا، یہ گھر کسی کوٹھی بنگلے سے کم نہیں، قیمتی گاڑی بھی آ جائے گی، اچھا کھلو اگا، اچھا پہنو نون ہونا گا، اور فلمی دنیا تو چھوڑو، تم جس بات سے منع کرو گی بیچوں او چراہے تسلیم کروں گا۔ اور اگر ایمان صاحبہ خود تمہیں منانے آ گئیں پھر ایسا ہونا ممکن نہیں۔ الف سے کے ذہن میں ایمان کا استہزائی چہرہ ابھرا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں، مانو بازد ہوئی، شاید میں جواب دے چکا ہوں، کیا مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا؟ فلمی دنیا ایک تاریک اور ظلمت بھری فیکٹری ہے، مجھے نفرت ہے اس زندگی سے۔ اچھا پتہ ہے ابھی جو فیچر پڑھ کر سنایا ہے آپ کو یہ پچھلے ہفتے کا ہے، کیوں آج نظر پڑی ہے اس پر؟ نہیں، پچھلے ہفتے ہی پڑھ لیا تھا، وہ اطمینان سے بولی۔ تو آج اس کا ذکر چھیڑنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیونکہ آج ایک خصوصی مہمان آیا ہوا ہے، مانو مانی خیز لہجے میں بولی۔ وہ کون ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، اور پہلے بتانا تھا نہ، خواہ مخواہ غریب کو انتظار کی زحمت دی۔ ایمان علی صاحبہ ہیں اور پچھلے 2 گھنٹے سے براجمان ہیں، 9 بجے آئی تھی۔ میں نے بتا دیا صاحب جی آرام کر رہے ہیں، بعد میں تشریف لے آؤ تو کہنے لگی یہیں انتظار کر لوں گی، چائے پلا دی ہے، شیلف سے آپ کا نیا ناول لے کر مزے سے مطالعہ فرما رہی ہے، جاؤ اسے بتا دو میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ او کیوں؟ اس کا سامنا نے اسے حیران کر دیا تھا، پہلی بار اس پر یہ کھلا کہ کسی سے خفا ہونا بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ مانو کا فلسفہ سمجھنے کے باوجود وہ بولا، اس نے بھی مجھے ملنے سے انکار کیا تھا، میں بھی اس کے گھر چل کر گیا تھا۔ وہ رویہ ایسی عورتوں کی نفسیات ہوتا ہے، اور یاد رکھنا بدلہ برابر کی سطح والوں سے لیا جاتا ہے، کمتر کو معاف کر دینا چاہیے۔ صحیح کہا میری جان، جیسے تم نے مجھے معاف کر دیا۔ او شہیر آہستہ سے بولا، او شہیر۔ مانو کے لہجے میں دکھ، غم، احتجاج، ناراضی اور پتہ نہیں کیا شامل تھا۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ مجھے تو ہزاروں گلے لاکھوں شکوے تھے، مگر ڈرتی تھی تو انا پرست تھا، خوددار تھا، حساس تھا، شاید خود کو نقصان پہنچا لیتا۔ میں کیسے تمہارا نقصان گوارا کرتی، کیسے ہمیشہ کی جدائی برداشت کرتی، بتو نہ کیسے کرتی۔ 1 سال کی جدائی نے مجھے پاگل کر دیا تھا، عمر بھر کی جدائی تو مجھے مار ہی ڈالتی۔ اور پھر یہ بھی سوچو، اپنا ہاور غیروں سے تعلقات کی نوع عطت جدا ہوتی ہے۔ تم اپنے سٹیٹس سے گر کر نیچے آئے تھے، یہاں تک کہ ٹیکسی ڈرائیور بننے پر مجبور ہو گئے تھے، کیا میں اتنی کم ظرف
थी कि तुम्हें ताना देती अपने सर के साईं सर के ताज को। जब नाराज होने का वक्त था मैंने सुबह का भी इंतजार नहीं किया था और रात ही को तुम्हारा घर छोड़ दिया था। बखुदा अगर तुम्हारी दौलत हो शोहरत में इजाफा हुआ होता तो शायद मानो घट घट कर मर जाती, मगर तुम्हारी पास कभी न आती। अब तुम्हें मेरी जरूरत थी, मैं कैसे तुम्हें अकेला छोड़ सकती थी। मानो की आंखों में तैरती नमी ने इसे तड़पा दिया था। वो इसे गिले से लगाते हुए बोला, पगली मजाक कर रहा था, तुम तो संजीदा हो गई। आइंदा ऐसी बकवास न करना वरना इतने ताने दो गी के घर छोड़कर भाग जाओगे। मेरी तौबा जी। ओ शहीर ने कानों को हाथ लगाया। अच्छा अब चलूं ना तुम्हारी दोस्त से मिलने, वो मेरी मौजूदगी में खिलकर बात नहीं कर सकेगी तो ना कर सके, नहीं तुम अकेले जाओगे। और शहीर सर हिलाता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो निहायत सादा लिबास सीन पहने हुए थी, सर पर दोपट्टा भी ओ रखा था। शहीर उसका लिबास देखकर हैरान जरूर हुआ था, मगर अपना चेहरा इसने हर किस्म के तासुर से खाली रखा। वो शहीर के नए नावल के मुताला में खोई हुई थी। उसके कदमों की चाप पर उसने सर उठाया और जल्दी से खड़ी हो गई। बैठो प्लीज, इसे बैठने का कहकर शहीर ने इसके सामने नशिस्त संभाल ली। ओह थैंक्स जी। वो दोबारा बैठ गई। नावल इसने गोद में रख लिया था। फरमाइन। शहीर के लहजे में गहरी अजनबियत थी। चंद लम्हे किसी सोच में डूबने के बाद वो धीमी आवाज में बोली, शर्मिंदा हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नादानिस्तगी में हीरा बल्कि को नूर हीरा अपने हाथों से गनवा बैठी हूँ, पिछेतावी की आग में जल रही हूँ। अट्स ओके मोहतरमा, जो हुआ इसे भूल जाओ। इसने कद कलामी करते हुए आप मुझे सचमुच अपना ले, अपनी इज्जत बना ले। इसकी आफर ने शहीर को शशदर कर दिया था, मगर उसकी हैरानी ज्यादा देर बरकरार न रही और वो खुद पर काबू पाते हुए बोला, तुम्हें कई ऐसे मुतमव्विल और बाअसर मर्द मिल जाएंगे जो तुम्हें खुशी से अपना ले। ओ मगर मैं इस दिल का क्या करूं जो सिर्फ शहीर जी के लिए धड़कता है। ठीक है, अगर आपको मेरी दूसरी बीवी बनना मंजूर है। तौबा सर्वचश्म। शहीर का एतमाद भरा लहजा सुनकर उसकी आंखों में इस्तिराब की लहरें उठी। नजरें झुकाकर इसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर लिज्जाकर बोली, शहीर जी, शायद मैं अपनी सौकन बर्दाश्त ना पाऊं। गुना कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं वदा करता हूँ पहली बीवी को अलहदा कर दूंगा। ठीक है मम, मैं उम्मी अबू से मशवरा कर लूं फिर आपको बता दूंगी। इस मर्तबा वो घबराहट से गुड़ बढ़ा गई थी। आफर करते वक्त वालिदैन याद नहीं थे। वो उठलाते हुए बोली, ओ मुझे क्या मालूम था आप मुझे इसी तरह चाहते हैं। चाहत कभी खत्म नहीं हुआ करती, अगर हो तो सही। क्या जी, तो आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? इसने दावत देने वाले अंदाज में पूछा। शाम को मैं क्या कर रहा हूँ, ठहरो पूछ लेता हूँ। ये कहकर इसने मानो को आवाज दी, बेगम। अरे ओ बेगम, अजी मां नूर की उम्मी जान। मानो जो लामहाला उनकी बातों पर कान लगाए हुए थी, वो खिलाए हुए अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा, जी फरमाए मां नूर के अब्बा जी। वो पूछना ये था कि आज शाम को मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों? मिस ईमान अली साहिबा पूछ रही थी और फिर मानो के कुछ कहने से पहले वो घबरा कर खड़े होते हुए बोली, सर अभी मैं चिल्लूंगी तमेरी बजाय। अगर वो मिस यूनिवर्स को भी भेजती तो मुझे इस गिलाजत और उन कांटों में नहीं घसीट सकती थी जिससे मुझे मेरी मानो निकाल के ले आई है। अब मैं बिको नहीं रहा, किसी की मलकियत हूँ। कोई ऐसा मालिक है जो अपने सामान की हिफाजत करना जानता है। ईमान के चेहरे पर अजीब से तासुरात नमूदार हुए और वो पीछे मुड़ी, लेकिन इसी लम्हे मानो ने इसे पुकार अलिफ बात सुने न चाहते हुए भी ईमान दोबारा रुक गई थी। एक मिनट ठहरे, मानो इसे कहकर बेडरूम की तरफ बढ़ गई। उसके अंदाज ने शहीर को भी हैरत में डाल दिया था। हैन, तुम्हें मौजूदा बुहरान से निकालने में मुमिद विमोन साबित होंगे और मेरा ख्याल है तुम्हारी आमद का मकसद भी इन्हीं का हुसूल था। ईमान ने ममनूनियत भरे अंदाज में मानो के चेहरे की तरफ देखा और कागजात का पुलंदा हाथ में लेते हुए बोली, मेरे पास वो अल्फाज नहीं। नहीं मिस, कुछ भी ना कहना। उमानो ने हाथ उठाकर कद कलामी की। बस एक बात याद रखना, आज के बाद अपने इस घर का रुख नहीं करना। इस मर्तबा ईमान सर हिलाते हुए वापस मुड़ गई थी। इसके जाते ही मानो ने आंखें निकाली। क्या बकवास कर रहे थे? दूसरी शादी करोगे और पहली बीवी को छोड़ दोगे? बहुत शौक है दूसरी शादी का? हा हा हा। उस शहीर ने कहा लगाया, ऊखी खी ना करो, जो पूछा है इसका जवाब दो। मानो जानती हो ये किस लिए आई थी। ये तजदीद ताल्लुक के लिए आई थी और खुद को बतौर रिश्वत पेश करने आई थी, क्योंकि ये अच्छी तरह जानती है मैं बहुत सस्ता हूँ, बिल्कुल ही बेकीमत। मगर ये बात इसे पता नहीं थी कि मैं जिसकी मलकियत हूँ वो इस बेकीमत शख्स को कितना संभाल कर रखती है। डायलॉग बाजी छोड़ो, ये बुतो तूने इसकी शादी की पेशकश क्यों कबूल की?
क्योंकि मैं जानता था वो ड्रामा कर रही है मुझे अपनी चाहत का यकीन दिलाने के लिए। इसका ख्याल था मैं शादी के बजाय पहले वाले घटिया ताल्लुकात की बहाली पर जोर दूंगा, जिसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार होके आई थी। लेकिन मैंने इसकी सोच के बरक्स शादी के लिए हाँ कर दी। इसने पेंतरा बदल का सौकन की शक निकाल ली। उसकी वो शर्त भी मैंने बेचुमो चराहे मंजूर कर ली। निश्चिताए इसे वालिदैन की इजाजत का बहाना घड़ना पड़ा और फिर खुद शाम की मसरूफियात का पूछ कर गोया मेरे जहन में पुराने ताल्लुकात को उजागर करना चाहा। फिर वही रोज वो शब की कुर्बतें और विसाल के मजे शहीर सिद्दीकी के मुंतजिर थे, मगर अफसोस बीमानों के रोग ने इसे महरूम कर दिया। बेशर्म कहीं का। वो हल्के से मुस्कुराई। अच्छा शर्मिली साहिबा, ये तो ने फिल्में मुकालमों के क्यों उसके हवाले कर दें? वो मुस्कुराई। बस इस पर तरस आ गया था। ओ नहीं, असल बात पुतो शहरी, एक तो मैं फिल्मी दुनिया से आपके मिलाप की आखिरी कड़ी भी तोड़ना चाहती थी, क्योंकि किसी वक्त भी तुम्हारी दिल में उन लिखी हुई फिल्मों को बेचने का ख्याल आ सकता था। दूसरा, ये फिल्मी सनत के लोग शगुन बहुत लेते हैं और ईमान साहिबा के दिल में ये बात बैठ गई थी कि इसकी कामयाबी का आखिरी रिश्ता शहीर सिद्दीकी की लिखी हुई फिल्म का हुसूल है। गो आज अपने इसे धुतकार दिया, मगर वो आपके पीछे पड़ी रहती और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि कोई दूसरी औरत तुम्हें वरगलाने की कोशिश में मसरूफ रहे। शैतान इंसान की रगों में लहू बनकर दौड़ता है। क्या पता किसी वजह से फिर तुम्हारी कदम बहक जाते और किसी वजह से तुम्हारी दिल में इसकी हमदर्दी पैदा हो जाती। अब मेरी बिला से वो कामयाब होती है या नाकाम, तुम्हारा पीछा तो छोड़ देगी ना। मानो से इसका जख्मी लहजा बर्दाश्त ना हुआ। नहीं मानो, ये वो सवाल है जिससे मैं डरता भी था और उसका मुंतजिर भी था, और यही वो सवाल है जिसे गुज़श्ता 2 सालों से मैं बड़ी शिद्दत से सोचता रहा। तुम कल भी मेरी मोहब्बत, चाहत और ख्वाहिश थी, आज भी हो और शाला आइंदा भी रहूगी। मगर हजरत इंसान जो है ना, बड़ा नाशिकरा है। अल्लाह ताला की किसी नेमत की कदर नहीं करता, लेकिन जब कोई नेमत छन जाती है तब इसे अंदाज है होता है कि वो नेमत कितनी अहम और जरूरी थी। मगर ये भी कानून फितरत है कि छनी गई नेमत वापस नहीं मिलती। ना गई जवानी लौटती है, ना अंधे को बीनाई मिलती है। ज़ियाबीतस के मरीज के लिए मीठा हसरत बन जाता है और ब्लड प्रेशर का मरीज नमक को तरसता है। मैंने भी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करके तुम जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की को गनवा दिया था, और तुम्हारी जाने के बाद मुझे तुम्हारी कदआई पर इस वक्त तक पानी सर से बुलंद हो गया था। शायद मैं इसी तरह घट घट के मर जाता। तुम्हारी याद एक नाकाम हसरत की सूरत मेरे दिल में दबी रहती, मगर ऐसा ना हुआ। तुम वापस आ गईं। तुमने मुझे सारी खामियों, कजियों और कमजोरियों समेत कबूल कर लिया। किम? इस क्यों का जवाब यकीनन यही है कि तुम अपनी मोहब्बत को पाने के लिए लौटी थी। तुम एक बेवफा से किए गए अहद को तोड़ ना सके। वो शख्स जिसने तुम्हारी ईमान का कोई पास ना रखा, जिसने तुम्हें एक बाजारी औरत के सामने शर्मिंदा किया, हल्की सी शोहरत और चंद टिकों के बिल पर तुम्हारी सच्ची और खरी मोहब्बत का मज़ाक उड़ाया, वही बेवकूफ और जाहिल जब बिखरा तो इसे समेटने के लिए तूने एक लहजा भी सोचने में ज़ाया ना किया। मानो तुम वाकई वफा की पुतली हो, और ये जो कहते हैं कि औरत का खमीर ही वफा की मिट्टी से गूंधा गया है, इसकी जिंदा मिसाल तुम हो। किसी नए नावल के डायलॉग होंगे, है ना? वो ख्वाबनाक लहजे में मुस्तफसिर हुई। उहा मानो सच कहा तूने, और पता है नावल का नाम क्या रखा है? क्या है? इसने दिलचस्पी से पूछा। शहीर ने कहा, वफा है जात औरत की। अच्छा, ये? मानवी ने शरारत से कहा। जी हाँ, और इस मौजू पर पूरी नज्म लिख ली है, भला सुनो तो। इसने दिलचस्पी ली। न पहले ही कोई शक था, शुबा अब भी नहीं कोई। ये नाजुक और कोमल सी हया के बार से बोझल वफा के रूप मैं गुंधी अना कुर्बान करने को, सितम हर एक भुलाने को, हमेशा जा लुटाने को के राजी है। हर एक सदमा उठाने को वफा का दर्स इसने पाले में खुद से सीखा है। हमेशा से मोहब्बत में गुजर जाती है, हर हद से अना कुर्बान करती है। ये जान कुर्बान करती है, कभी कच्चे घड़े पर तीर कर तूफान से लड़ती है, कभी सहरा की तपती रेत पर जं से गुजरती है। कभी लैला, कभी सोनी, कभी है हीर की सूरत, कभी मिर्जा के सीने में पैवस्ता तीर की सूरत। हया जेवर है इसका और इसमत इसकी चादर है कि खुद कतरे को तरसे ज़र्फ का, लेकिन समंदर है। हर एक अहदो पैमा अपना निभाना जानती है। ये कभी पीछे हटी है, ना झिझक कर कदम रोके हैं। कभी ना चाल बदली है, ना कील वकाल बदले हैं। अगरचे जन से जाती है, मगर ये बात भी सच है, सभी वादे निभाती है। वफा पर हर्फ आ जाना ही उसकी मात बन जाए। जो सब कुर्बान कर दे तब वो औरत जात बन जाए। अब बस भी करो। ओ मानो बड़े फखर मान और चाहत से मुस्कुराई, और जाओ मां नूर जाग गई है।
اتوار کے دن اسے سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے، یاد ہے نا؟ شادی سے پہلے ہی ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اتوار کے دن بچوں کو اب سنبھالیں گے۔ شہیر موبائل نکالتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے مس ایمان ہی کو بلا لیتا ہوں، وہ لازم نے اتوار کے دن میری ذمہ داری میں ہاتھ بٹانے پر تیار ہو جائیں گی، شرم تو نہیں آتی ہوگی؟ اسے جھلکتے ہوئے مانو شور مچاتی ماں نور کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شہیر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ ختم شد۔